स्टार्ट करो बेटा। सीआरक्यू है ना सभी के पास। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में बनने वाले क्या डिस्कस किया था। लास्ट सबसे टॉपिक था आयनेशन एनर्जी, है ना। तो उसी से रिलेटेड सीआरक्यू, हाँ ठीक है, ओके आता। तो आयनेशन एनर्जी में देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर 24 है ऑब्जेक्टिव सीआरक्यू। देखें क्वेश्चन नंबर 24 है ना, सीआरक्यू का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? फर्स्ट आईई ऑफ 5D एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D एलिमेंट्स, दिस इज ड्यू टू। हमने आयनेशन एनर्जी का एक ऑर्डर लिखा था ना बेटा इन जनरल, कि सबसे ज्यादा 5D की आ रही थी, है ना, फिर आपकी 3D थी और सबसे कम 4D थी, है ना। ये ऑर्डर आयनेशन एनर्जी का हमने लिखा था। तो इसका रीजन क्या होगा? देखो इसका रीजन क्या था कि जो 5D एलिमेंट्स है ना, इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। 4f इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से Z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है बेटा, और Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो एक तो साइज भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा इसकी आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अब देखो 24 का जो ए ऑप्शन है, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ट्रू होगा। ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बी ऑप्शन देखना, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज एक्सपीरियंस्ड बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन्स की वीक शील्डिंग, देखो इनकी पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग होगी 4f इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो Z इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसलिए 5D की जो आयनेशन एनर्जी की वैल्यूज है वो डाउन द ग्रुप सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? इसके दो एक्सेप्शन भी हमने देखे थे, बट वो एक्सेप्शन है बेटा, एक तो निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम में, और दूसरा आपके पास स्कैंडियम, इटरबियम और लेंथेनम का। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। फर्स्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट्स are higher than those of 3D and 4D elements. This is due to, ठीक है। ऑप्शन ए है ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज एक्सपीरियंस्ड बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो आंसर होगा इसका ऑप्शन वो होगा बेटा सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। क्लियर है? ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 10 भी है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी आयनेशन एनर्जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 24 में कोई डाउट तो नहीं ना? क्लियर हो गया कि 24 कैसे एक्सप्लेन किया है बेटा? दो फैक्टर्स हैं, एक तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है और दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन है कि Z इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और जिनकी शील्डिंग कैसी होती है? पुअर शील्डिंग, इसलिए। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इर्रेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पीज फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? बेटा ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है। 3D सीरीज में हमने फर्स्ट एंड सेकंड के लिए तो नहीं किया, बट फर्स्ट आयनेशन एनर्जीज के ऑर्डर लिखे थे। कुछ एलिमेंट्स के लिए सेकंड भी लिखा था। वहां मेन इरेगुलरिटी का रीजन क्या है बेटा? वहां मेन रीजन है D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन। देखो आयनेशन एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है? तो आयनेशन एनर्जी डिपेंड करती है एक तो साइज पर, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो जो इरेगुलरिटीज आती है वो किस वजह से आती है? वो आती है D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये बोर्ड लेवल का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख लो बेटा, मैं नोट डाउन करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 सीआरक्यू, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 मैं रिपीट कर रहा हूं, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इर्रेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनेशन एंथैल्पीज फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज, मतलब 3D सीरीज होगी स्कैंडियम से जिंक वाली, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, नोट करना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी आर फाउंड टू इंक्रीज, ionization energy are found to increase, ionization energies ऐसा कर लेना बेटा, ionization energies are found to increase in the given series
due to a continuous filling of the inner d orbitals, ठीक है, I am repeating, ionization energies are found to increase in the given series due to a continuous filling in, है ना, inner d orbitals, full stop. आगे लिखना बेटा, the irregular variations of ionization enthalpies, the irregular variations of ionization enthalpies can be attributed, शॉर्ट में IE लिख सकते हो, ionization enthalpies can be attributed to the extra stability of configuration, बस एक ही वर्ड है, extra stability of configuration, such as D5 and D10. Extra stability of configuration such as D5 and D10. Since these states are exceptionally stable, these states are exceptionally stable, hence क्या हो जाएगा बेटा, their ionization energies are high, ठीक है, रिपीट कर देता हूं, ionization energies are found to increase in the given series due to a continuous filling of inner d orbitals. The irregular variations of ionization enthalpies can be attributed to the extra stability of configuration such as D5, D10. Since these states are exceptionally stable, hence their ionization energy are high. Clear? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत सिंपल सा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो सकता है ऐसा। तो आयनेशन एनर्जी से रिलेटेड ना 2 क्वेश्चन सीआरक्यू में थे, आगे भी होगा तो हम देख लेंगे। 24 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 24 में 2 का रीजन है, एक तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और उसका रीजन है कि 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए सी आंसर होगा बोथ ए एंड बी। मैं रफ कर रहा हूं, चलिए अब आप बेटा हेडिंग डालिएगा, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इट इज डेंसिटी, है ना। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या ट्रेंड होगा, ठीक है। तो हम ये तो जानते ही हैं, डेंसिटी आपके पास यहाँ मास बाय वॉल्यूम होगी, मास बाय वॉल्यूम होगी। अब एस ब्लॉक के कंपैरिजन में इन एलिमेंट्स का मास क्या होता है बेटा, ज्यादा, है ना। और क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इनका वॉल्यूम या साइज क्या है, कम। अब मास ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। हाई एटॉमिक मासेस एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लोअर साइज या लोअर वॉल्यूम, इस वजह से डेंसिटी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है। तो रीजन आप लिख लें डेंसिटी के लिए, नोट करना बेटा, डेंसिटी के लिए क्या हम लिखेंगे, मास इंक्रीजेस more rapidly
in comparison of size, mass increases more rapidly in comparison of size, so density increases as we move top to bottom. So density increases as we move top to bottom. I'm repeating. Mass increases more rapidly in comparison of size. Mass increases more rapidly in comparison of size. So density increases as we move top to bottom. ठीक है बेटा? तो हाईएस्ट डेंसिटीज जो हैं, ये वैल्यू लिख लेना. हाईएस्ट डेंसिटीज, एक तो ऑस्मियम है ना, और दूसरा इरिडियम. ये 22.57 है वैल्यू बेटा, और इरिडियम की 22.61 है डेंसिटी की वैल्यू. तो हाईएस्ट डेंसिटी देखो, हम 3D से 4D है, 4D से 5D है ना. तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यूज हैं. टॉप टू बॉटम आप खुद ही बताओ बेटा. 3D 4D 5D, मास बढ़ रहा है, और हमने देखा था साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, साइज बराबर आ रहे थे. तो साइज में, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन मास में इंक्रीमेंट है. तो बहुत ज्यादा डेंसिटीज होगी. सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है बेटा? ऑस्मियम और इरिडियम. लगभग बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस है. तो हाईएस्ट डेंसिटीज में हम दोनों लिख लेंगे, ऑस्मियम और इरिडियम. अच्छा, अब मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होगा बेटा ना. लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट डेंसिटीज का क्या ऑर्डर होना चाहिए? देखो, रेडियस या साइज है ना, तो क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था इन जनरल. और मास तो हमेशा बढ़ेगा ही, मास बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी. डेंसिटी बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट. लेकिन एक्सेप्शन है इसका जिंक. एक्सेप्शन है इसका जिंक. अब जिंक की जो लो डेंसिटी है, उसका रीजन क्या होगा बेटा? जिंक की डेंसिटी कम क्यों थी? क्योंकि इसका साइज हमने देखा था, जिंक का साइज एकदम से बढ़ा था ड्यू टू वीक मेटल मेटल बॉन्डिंग, रिपल्शन ज्यादा हो गए थे, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था. तो हम बोलेंगे लो डेंसिटी ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज. जिंक टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा था या कांस्टेंट था. इन जनरल मास बढ़ रहा था, डेंसिटी बढ़ेगी. लेकिन हमने देखा था कि जिंक में सडन इंक्रीमेंट आया था बेटा साइज में, इस वजह से उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी. तो लो डेंसिटी ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज. जिंक के लिए लो डेंसिटी होगी ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज. ठीक है, हाँ इंक्रीज होगा. तो नोट कर लो इसको, ये रफ में कर रहा हूं. नोट डाउन कर ले. डेंसिटी की वैल्यू लिख ली होगी बेटा. 22.57 है ऑस्मियम के लिए, हाईएस्ट है, और इरिडियम के लिए भी 22.61 है, ये भी एक हायर वैल्यू है. ठीक है, ओके. अब आप रेडी डालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट. इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन स्टेट में नोट करना बेटा, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. They exhibit variable oxidation state due to availability of vacant d orbitals. Due to availability of vacant d orbitals, they
एग्जिबिट, है ना, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, they exhibit variable oxidation state due to availability of vacant d orbitals, due to availability of vacant d orbitals. देखिए अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें, है ना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने लिखा था कि n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2, तो ये D प्लस S, है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं बॉन्डिंग में, मतलब D के इलेक्ट्रॉन्स को और S के इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इनका एनर्जी गैप बहुत कम है, तो आसानी के साथ D के इलेक्ट्रॉन्स और S के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज कर सकते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, है ना। अब एक टर्म याद रखना कि इनकी जो जर्नल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जर्नल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हम कैसे पता करेंगे किसी केस में कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि NS इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना, NS पेयर्ड हो चाहे अनपेयर्ड हो, हाँ 7 होता है प्लस 7, तो NS इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना, प्लस हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d। बात समझ में आई कि NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और n-1 d सब शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड नहीं बेटा, पेयर्ड नहीं करेंगे, जितने अनपेयर्ड होंगे, और वो तो आप अबाउट से फिल करोगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 हुए तो केवल 4 पेयर्ड अनपेयर्ड बचेंगे, 7 में 3 अनपेयर्ड बचेंगे, 8 में 2 अनपेयर्ड बचेंगे, 9 में केवल 1 अनपेयर्ड बचेगा। बात क्लियर है ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जर्नल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे निकालते हैं, NS इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 d सब शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नॉट पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नोट डाउन करो, फिर मुझे टेबल ड्रॉ करनी होगी इसलिए मैं रफ करूंगा इसको, नोट डाउन करो। ओके, ठीक है, कंप्लीटेड ना, सभी ने लिख लिया। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुझे ये पता चला कि n-1 d और NS इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे NS इलेक्ट्रॉन से और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सब शेल से, ठीक है। तो केवल हमें प्रॉपर्टी 3D की पढ़नी है ना, देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये होगा ना। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, हाँ 3D1 4s2, तो ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3। अब टाइटेनियम हाँ, टाइटेनियम क्या क्या शो करेगा बेटा, +2, +3, +4। फिर आप वेनेडियम पे आओ, जैसे कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम लिख ही लेते हैं, ये क्या होगा बेटा, 21 है, 3D1 4s2, ये 3D2 4s2, ये 3D3 4s2, 3D5 4s1, ठीक है, 3D6 4s, 3D5 4s, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8
4s2, 3d9 4s2, तो ये हो जाता है 10 और 1, और यहां पर d10 है तो 3d10 4s2। वेनेडियम की मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? तो देखो 2 ये है और 3 अनपेयर्ड है, मतलब +5 होगी, तो ये +2 +3 +4 और मैक्सिमम +5 शो कर सकता है। ठीक है, यहां पे आओ, क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होगी? 6 होगी, बिल्कुल +6 होगी। क्यों? 3d5 4s1, तो कितनी शो करेगा बेटा ये? +2 +3 +4 +5 +6। अब Mn के लिए देखो 2 और अनपेयर्ड 5, तो +7 है, +7 Mn के लिए, तो यहां पर +2 +3 +4 +5 +6, मैक्सिमम +7 जाएगा। अब Fe की मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? Fe की मैक्सिमम तो दो इसके पास क्या है? 2 इसके पास है ns इलेक्ट्रॉन्स और 4 पेयर्ड है, मतलब +6 होनी चाहिए। नहीं, अभी अपन डिस्कस करते हैं, Sc +2 शो नहीं करेगा, है ना। तो Fe में आओ, Fe में Fe कहां से कहां +2 शो करेगा, +3 शो करेगा, +4 शो करेगा, +5 शो करेगा और +6, मैक्सिमम +6 होगी। हाँ, गुड। अब कोबाल्ट में आओ, तो देखो कोबाल्ट में 2 ये है और 3d7 कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 अनपेयर्ड बचे, 3 अनपेयर्ड तो 5 हो गई, है ना। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से हम मैक्सिमम बता सकते हैं कि कोबाल्ट की कितनी होगी? मैक्सिमम प्लस S3d7। हाँ, लेकिन ये देखो अब इसका तो एक्सेप्शन भी है, +2 शो करता है, +3 शो कर सकता है और +5। ठीक है, निकेल +2, कॉपर +1 +2, जिंक केबल +2, निकेल +3, है ना, +4। लेकिन स्टेबल नहीं है सारी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, है ना, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। अब जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैं सर्कल कर रहा हूं, जैसे इसकी +4 स्टेबल है टाइटेनियम की, वेनेडियम की +5 स्टेबल है, ठीक है, क्रोमियम की +6 स्टेबल है और +2 ज्यादा स्टेबल है, मैंगनीज की +2 स्टेबल है और +7 बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, Fe में +2 और +3 स्टेबल रहती है, कोबाल्ट में +2 और +3 स्टेबल रहती है, निकेल की सबसे ज्यादा स्टेबल +3 है, कॉपर की सबसे ज्यादा स्टेबल एक्वस में +2 है, और जिंक में तो बची क्या आपके पास? जिंक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो सर्कल